और इस तरह के मार्केट टर्मोइल को, उठापटक को कैसे ट्रेड करना है, एमके इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोनथालिया से पूछते हैं। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। एक और सत्र जहां पर वीकनेस बस परसिस्ट करती हुई, और कहां हम 2 हफ्ते पहले लाइफ हाई पर बैठे थे और वहां से कितना करेक्शन हो चुका है। ये बताइए, ये नर्वसनेस के पीछे बड़ा कारण क्या है? एक तरफ एफआईआई के आउटफ्लोज हैं जो शायद पहले भी थे, लेकिन अचानक क्या बदला है कि सेंटिमेंट इतना बिगड़ रहा है, इतना नर्वसनेस मार्केट में बढ़ने लगा है? हम चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं और फोर्थ फेज ऑफ पोलिंग होने जा रही है आज। एंड मेरे हिसाब से तो सातवां जब तक पोल हो जाएगा, आई थिंक जो भी नर्वसनेस अभी अपने को देखने को मिल रही है वो बेसिकली पोल रिलेटेड ही है। ना तो वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कोई एक्सपेंसिव है, ना कोई अर्निंग्स में कोई मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। अर्निंग्स मोर और लेस अगर आईटी को आप बाहर रखें एंड बाकी सेक्टर्स के जो अर्निंग्स के एस्टिमेट्स थे वो उसके करीब ही आए हैं। कोई बहुत ज्यादा मेजर डिसअपॉइंटमेंट नहीं। तो आई थिंक पोल रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, और अगर आप मानते हैं कि पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी तो डेफिनेटली ये खरीदने का अच्छा मौका है। एंड अगर बहुत ज्यादा कोई मेजर अपसेट हो जाता है गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, तो मे भी मार्केट यहाँ से और 1000 पॉइंट निफ्टी गिर सकता है इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, बट उसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। और 7वें फेज ऑफ पोल्स तक मोर और लेस अलाइनमेंट ऑफ कंसेंसस आपको मार्केट कैप एंड मार्केट लेवल्स में दिखेंगे। एफआईएस की जो सेलिंग है वो अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स हो रही है एक्सेप्ट फॉर चाइना एंड टर्की, तो उसका ब्रांड इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। बट हमारी जो एसआईपी फ्लोज है और जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो मेरे हिसाब से वैल्यूएशंस को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। एंड वंस 4th of June आ जाता है एंड यू हैव सर्टेनिटी ऑन मैक्रोस, तो वहां से फिर एक नया दौर शुरू होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या वो जो वोटर टर्नआउट अब तक थोड़ा सा नरम था, उसी ने नर्वसनेस बढ़ाई है, या फिर लोग बस बहाना ढूंढ रहे हैं इस मार्केट में शायद प्रॉफिट बुक करने का, पोजीशंस हल्की करने का? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दिस पोल रिलेटेड वीकनेस, क्योंकि हर बयान में पीएम मोदी कह रहे हैं कि हम 400 के ऊपर का नंबर लेकर आएंगे, या फिर मेजॉरिटी होगी, उसमें संदेह तो है नहीं। तो अचानक ये वरी फैक्टर क्या है? ये क्या बस एक एक्सक्यूज के तौर पर वोटर टर्नआउट को कहा जा रहा है और मुनाफा वसूला गया है? एक कहावत है ना हमारे मार्केट में कि व्हेन इन डाउट स्टे आउट। तो वो डाउट जो कि चांसेस प्रोबेबिलिटी मेजॉरिटी नहीं आने की बहुत ही स्लिम है। बट चूंकि मार्केट वन वे मूवमेंट रहा है, काफी कुछ पैसे बन गए हैं और लोगों के, और 14-15 दिन का ही और टाइम फ्रेम बाकी है रिजल्ट्स के आने में, तो इट इज बेटर टू जस्ट वेट आउट। और एफआईएस को भी अभी बेचना ही है, इंडिया भी या अदर इमर्जिंग मार्केट्स को। जहां तक नीचे हो सकेगा, लोग काफी कुछ पैसे लेके बैठे हैं साइडलाइंस में, एंड वंस दैट सर्टेनिटी कम्स थ्रू, एक बहुत हड़बड़ी में पैसे डिप्लॉय भी होंगे। सो अगर ये देखते हैं कि ये 14-15 दिनों में अगर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी में कुछ बहुत ज्यादा रीजनेबली मार्केट नीचे गिर जाता है, उससे अच्छा फिर गोल्डन मूवमेंट कोई नहीं है। एज फार एज अनसर्टेनिटी, तो ये डेफिनेटली एक फैक्ट है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने जाएंगे तो एक सर्टेनिटी डेफिनेटली एनडीए के फेवर में बनती है, क्योंकि 20% ऑफ द पीपल रूल 80%। तो जो 20% सर्टेन वोटर्स है, उनकी काउंट बहुत मायने रखती है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक लो वोटर टर्नआउट फॉर व्हाट एवर रीजन, मतलब हीट हो या थोड़ी सी कैजुअल अप्रोच हो या कोई भी कारण हो, वो थोड़ा सा एडवर्स जरूर दिखता है। बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने 272 के नीचे तो इन एनी केस आने की कोई गुंजाइश है। एंड जहां तक पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी तो मार्केट्स आने वाले दिनों में ठीक ही रहना चाहिए। ओके मनीष जी, अभी तक तो खैर चुनाव इलेक्शन आई थिंक और वोटिंग परसेंटेज, इसको देखते हुए आपने जो टिप्पणी करी, कितना रिस्क खुला हुआ है, लेकिन बाजार का एक धड़ा जो है वो शायद अर्निंग्स पे भी फोकस कर रहा है। लोग कैपिटल गुड्स, एबीबी के अर्निंग्स को आपने देखा, आज भी के एबीबी 7% ऊपर, मेरे ख्याल से बीते क्वार्टर का सबसे
स्ट्रॉन्ग मूवर रहा, पूरा कैपिटल गुड्स अच्छा मूव दे रहा है, हम रियल स्टेट एंसिलरी में काफ़ी अच्छा खासा मूव दे रहे हैं। आपका आकलन इस बीते हुए अर्निंग सीजन को लेकर क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स इस प्राइस पर चेज करने लायक कौन सी लग रही हैं आपको अभी? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मेरे हिसाब से बहुत मैसिव री रेटिंग होने वाली है, क्योंकि एक तो वैल्यूएशंस काफी कंसिडरेबल है, मतलब बहुत ही रीजनेबल है। दूसरे आपके डिविडेंड यील्ड्स बहुत रीजनेबल है, मतलब 4-5-6% की डिविडेंड यील्ड आज की डेट में भी, और मतलब ऑलमोस्ट ऑल पीएसयूज एक्सेप्ट फॉर मे बी डिफेंस एक्सेट्रा आपको 15 या 20 के पी में मिलती है। और जहां तक अर्निंग्स परफॉर्मेंस है, most of them have met expectations or beaten expectations. So from that point of view, risk to reward is extremely favorable for public sector units, including PSU Bank. And as far as earnings trajectory is concerned, I think except for IT, जो कि ढीले ढाले earnings की ही अनुमान थी Q4 में, most of the sectors, I would say most of the sectors broadly earnings estimates meet out की है। और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा कोई बहुत ज्यादा मेजर नेगेटिव अर्निंग सरप्राइज देखने को तो नहीं मिलता है। हाँ, ये आप जरूर बोल सकते हैं टॉप लाइन ग्रोथ अभी भी म्यूटेड है, मार्जिन परफॉर्मेंस ही बेटर है। आने वाले दिनों में एक अर्निंग ग्रोथ मोमेंटम बेसिकली टॉप लाइन ग्रोथ ओवरऑल मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़नी चाहिए। तो एक जो इकोनॉमी में मोमेंटम है वो डेफिनेटली एक फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू गवर्नमेंट में बनेगी, और मिड टीन अर्निंग्स ग्रोथ बेसिकली 16-17-18% अर्निंग्स ग्रोथ फ्रॉम द नेक्स्ट 2 years पॉइंट ऑफ व्यू शुड देयर बी कंटिन्यूटी इन गवर्नमेंट, बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं दिखता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार कोई बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली हो रही है ब्रॉडर मार्केट्स में, हेडलाइन नंबर्स में एफआईएस की सेलिंग है, बट आई वुड that's to be taken in the normal course of things. अच्छा मनीष जी, आपके इस उत्तर में जो 2 सेक्टर्स का नाम आया, मैं उसी के अंतर्गत उसी से अगर आप देखें फ्री में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में इस वक्त जो 2-3 काउंटर्स बहुत सिवियर प्राइस डैमेज दे रहे हैं, उसमें इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, और उनकी इनफैक्ट कोटक में काफ़ी सिवियर प्राइस डैमेज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा अर्निंग्स के बाद पुल बैक आया। बट प्राइवेट बैंक्स में कन्विक्शन बहुत लो है इस वक्त, सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक इस वक्त कमांडिंग पोजीशन में है। लीडरशिप बैंक्स में किसके पास रहेगी यहाँ से आगे चलते हुए? वंस आई थिंक अगर ये जो इलेक्शन की वोलेटिलिटी है उसके खत्म होने के बाद लीडरशिप कौन लेगा? देखिए, जो Q4 की अर्निंग्स है ब्रॉडली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स अर्निंग्स एस्टिमेट्स मीट की है, और बेटर और मे बी बेटर की। पर Q4 में एक जो वेरिएबल है वो बेसिकली डिपॉजिट एक्रीशन का है, जो कि अनुमान के हिसाब से ही आया है। दे वर फेयरली गुड, बट Q4 एक सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है डिपॉजिट एक्रीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ईयर एंड है तो डिपॉजिट ले लेते हैं बैंक्स, फिर फर्स्ट क्वार्टर में अनवाइंड हो जाते हैं। सो चैलेंज बेसिकली एक डिपॉजिट एक्रीशन का ही दिखेगा फ्रॉम अ मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आप ये देखें कि मतलब रेट्स कुछ गिर तो रहे नहीं, डिपॉजिट रेट्स कोई कम तो होने वाले हैं नहीं, और रेट कट जब तक नहीं होगा, और यूएस में जब तक रेट कट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इंडिया में। तो आई थिंक जो मार्जिन ड्रैग है वो अभी पूरा राइट ऑफ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फ्लैट आउट मार्जिन है वाई, और ऐसा लगता है कि मार्जिन ट्रेजेक्टरी जो है मेंटेन हो जाएंगे। आई थिंक वो अगर हो जाता है और अर्निंग्स ग्रोथ आपकी इन लाइन विद क्रेडिट ग्रोथ होती है, तो वहां वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब ऐसा कोई वैल्यूएशन री रेटिंग हो जाएगा ऐसा तो कुछ लगता नहीं, क्योंकि जो भी नॉन बैंक है वो 2 times प्राइस टू बुक के ऊपर है, और 15-16 पी के ऊपर है। सो वहां मुझे ये लगता है कि जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, जहां डिपॉजिट फ्रेंचाइज अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, वो सेक्टर आप वो पोर्शन आपके बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी डेफिनेटली आपके पीएसयू बैंक्स के साथ ज्यादा है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में डिपॉजिट एक्रीशन, कासा परसेंटेज, ये 2 बहुत मायने वाली फैक्टर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन री रेटिंग। अगर डिपॉजिट एक्रीशन और कासा परसेंटेज अगर ग्रोथ की तरफ है, तब तो उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है वैल्यूएशन री रेटिंग की।
अदरवाइज अर्निंग्स ग्रोथ जो भी रहेंगे वहां से वैल्यूएशन कोई री-रेटिंग वैल्यूएशन मेंटेन हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। वैल्यूएशन री-रेटिंग की गुंजाइश ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर मार्केट शेयर और डिपॉजिट एक्रीशन एक चैलेंज आने वाले दिनों में भी सोनथालिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।